हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस एजुकेशनल चैनल एम आई एस बाय एश शर्मा पर। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये रहने वाला है पॉलिटी का। और इसमें हम पार्लियामेंट को लेकर एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से मैंने 50 क्वेश्चंस आपको इससे पहले वाले वीडियो में करवा दिए थे और 50 से आगे के क्वेश्चन जो है हम आज करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं 51 क्वेश्चन पे। तो इधर है हमारा 51 क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। देखो, हमें ये बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो एक कथन दिया गया है कि भारत में जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है वो आर्टिकल 108 में संस्वीकृत है। फिर दूसरा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। तो तीनों के तीनों कथन बिल्कुल के बिल्कुल सही है, करेक्ट है। और मैंने आपको ये थ्योरी क्लास भी करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने थ्योरी क्लास भी करवाई हुई है पार्लियामेंट को लेकर, जिसमें मैंने ये सब डिस्कशन किया था। ठीक है, तो इसमें तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। क्योंकि आर्टिकल 108 के तहत क्या होता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कौन बुलाते हैं? हमारे राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर। फिर जो लोकसभा और राज्यसभा की जो पहली संयुक्त बैठक हुई थी 1961 में हुई थी, और वो हुई थी दहेज विधेयक को लेकर के। फिर दूसरी बैठक हुई थी वो बैंक बैंक से संबंधित बिल को लेकर हुई थी। जो तीसरी बैठक थी वो 2002 में हुई थी। और कौन सा विधेयक था? विधेयक था हमारा आतंकवादी निरोधक विधेयक 2002। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? अभी अभी हमने देखा है, तो 108 में है। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। वैसे दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन है वो क्यों बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या फिर संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए। तो ये मैंने ना बिल्कुल आपको जब डिस्कशन किया था थ्योरी क्लास में, तो मैंने कहा था कि संविधान संशोधन और वित्त विधेयक को लेकर कभी भी दोनों सदनों का अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। इन दो चीजों को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, या फिर मतलब मनी बिल है, तो उसको लेकर कभी भी क्या है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। फिर एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो बिल्कुल दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के बीच किसी विधेयक पर मतभेद हो, तो उसे सोल्व करने के लिए बुलाया जाता है दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। आंसर हमारा रहेगा केवल 4। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो अभी अभी हमने देखा है कब हुई थी, 1961 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही है? संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही है वो देखना। संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है कि ऐसा नहीं है। ठीक है। फिर किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, नहीं नहीं नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति तो सभापति होते हैं, संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति कर सकते हैं। तो ये भी गलत है। फिर है कि संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदनों का 1/6 गणपूर्ति कोरम होनी चाहिए। तो 1/6 नहीं होता, वो 1/10 होता है। ठीक है। तो इनमें से कोई भी आंसर जो है हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 हमारा है लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति में या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो किन स्थितियों में बुलाई जाती है संयुक्त बैठक? साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, बिल्कुल सही है। धन विधेयक को बिल्कुल भी नहीं, अभी अभी मैंने मना किया है। संविधान संशोधन विधेयक को लेकर बिल्कुल भी नहीं बुलाई जाएगी। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कभी भी दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। तो वो होगा साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, अगर दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध है तो आंसर हमारा रहेगा केवल 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो किस पर गतिरोध दूर करने होते? तो सामान्य विधेयक की बात हो रही है। किसी भी सामान्य विधेयक पर जब दोनों सदनों के बीच क्या होता है, गतिरोध होता है, कोई मतभेद होता है,
यानी कि लोकसभा पारित कर देती है, राज्यसभा मना कर देती है, राज्यसभा पारित कर देती है, लोकसभा मना कर देती है किसी विधेयक को, तो उस पर उस गतिरोध को रोकने के लिए क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। सामान्य विधेयक की बात हो रही है, ठीक है। तो आंसर हमारा रहेगा केवल एक, यानी कि ए। फिर भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संयुक्त बैठक किस संबंध में होगी? संविधान संशोधन विधेयक बिल्कुल नहीं, धन विधेयक बिल्कुल नहीं, साधारण विधेयक यस। किस किस संबंध में होगी? तो साधारण विधेयक को लेकर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन से सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यागत नहीं होगा। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो व्यागत सॉरी इन्होंने कहा कि व्यागत हो जाता है, तो गलत है। क्यों? क्योंकि व्यागत नहीं होगा। मान लो कि लोकसभा में कोई विधेयक है, वो लंबित है, उसका सत्रावसान होता है, तो नेक्स्ट बार भी तो क्या होगा, बैठक होगी ना, तो तब उस पर विचार कर लिया जाएगा। तो सत्रावसान से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये गलत है। फिर है राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यागत नहीं होगा। देखो, राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित है, राज्यसभा में लंबित है ना, लोकसभा में तो उसके पास अभी गया ही नहीं है, है? तो वो लोकसभा के विघटन पर व्यागत नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर लोकसभा का विघटन हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसके पास तो अभी आया ही नहीं है ना। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें केवल 2 हमारा सही रहेगा। इसकी डिटेल देख लीजिए थोड़ा सा। अनुच्छेद 107 के अंतर्गत संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यागत नहीं होगा, अतः कथन एक असत्य है। अनुच्छेद 107(5) के अनुसार लोकसभा में लंबित विधेयक अथवा लोकसभा द्वारा पारित एवं राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यागत हो जाएगा, जबकि अनुच्छेद 107(4) के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर क्या होगा, व्यागत नहीं होगा। अर्थात कथन 2 जो हमारा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? विधि के प्राधिकार के बिना, तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 265। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 क्या कहता है? 266 कहता है कि भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखे। अनुच्छेद 300 क्या कहते हैं कि संघ और राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाहियां, तथा अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित जो चर्चा हो 368 में की गई है। कौन सी प्रक्रिया? संविधान संशोधन से संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है आर्टिकल 368 में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? धन निर्गत पर, मान लो कि संचित निधि है तो उससे धन कौन कौन निकाल सकता है, उस पर कंट्रोल किसका होता है? तो संसद का कंट्रोल होता है। किसका? संसद का। तो इनमें से अगर हम आंसर देखेंगे, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के वित्त मंत्री या फिर अधिकृत मंत्री या उपयुक्त में से किसी का नहीं, तो इनमें से तो किसी का नहीं आएगा, क्योंकि संचित निधि पर कंट्रोल होता किसका है? तो पार्लियामेंट का होता है। आंसर हमारा रहेगा पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहो तो नहीं, कुछ भी नहीं है खास। हाँ चलो यहाँ देख लो। देखो, ये संसद के, जहाँ से मैंने हाईलाइट कर रखा वहां से आप देखिए, यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है, यानी इसके कंट्रोल में होते हैं, संसद के, पार्लियामेंट के। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। मतलब क्योंकि संसद का कंट्रोल होता है तो उससे कोई भी जो है राशि नहीं निकाली जा सकती तब तक हमें संसद की परमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है। ठीक है। 63rd क्वेश्चन है हमारा, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो कहाँ पे जमा होता है? ये जमा होता है कहाँ? भारत की संचित निधि में। देखो, करों से अगर कोई हमें, मान लो टैक्स है, उससे हमारे पास कोई पैसा आया है, या फिर सरकारी कामकाज के निर्वाह से हुई अन्य प्राप्तियां जो भी हैं, तो संघीय सरकार को जो राजस्व जो जमा होता है वो कहाँ जमा होता है? भारत की संचित निधि में जमा होता है। फिर भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है किसकी अनुमति अनिवार्य है, तो वो है संसद की। संसद के कंट्रोल में होता है संचित निधि, और जब तक कि वो हमें परमिशन नहीं देंगे तो हमारे केंद्र सरकार भी जो है क्या है, पैसा नहीं निकाल सकते।
फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संचित निधि से लिया गया या लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? मतलब कौन सी इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो संचित निधि पर व्यय भार नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास कि वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, ये तो इसमें आते हैं। देखो, संचित निधि पर कौन-कौन से भारित व्यय हैं, जो सरकार को चुकाने हैं, तो संचित निधि से ही सरकार चुकाएगी, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, ये संचित निधि से नहीं दिए जाते, ये संचित निधि पर भारित नहीं है। और इन्होंने पूछा कि कौन सा अनिवार्य व्यय भार नहीं है, तो आंसर हमारा रहेगा बी। बाकी और ऑप्शन भी हम देख ले और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दी जाने वाली पेंशन तो संचित निधि से ही दी जाती है। फिर राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते, तो वो भी क्या है, संचित निधि से ही दिए जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ये देख लीजिए आप। देखो, संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से हैं? देखो, अगर राष्ट्रपति की उपलब्धियां हैं, कोई भत्ते या पेंशन या आदि व्यय हैं उनसे संबंधित, तो किससे भारत की संचित निधि से निकाले जाएंगे। फिर राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के स्पीकर, उपाध्यक्ष, ये सबके सब इनके वेतन भत्ते किससे दिए जाएंगे? ये भी संचित निधि से दिए जाएंगे। तो ये मैंने क्या है, हाईलाइट कर रखे हैं, जिनको आप देख लेना, ठीक है। पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उनके संबंध में संदेह वेतन और भत्ते भी किससे दिए जाते हैं? संचित निधि से दिए जाते हैं। अब हम चलते हैं 66 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो कौन सा व्यय है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति तथा वेतन और भत्ते, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। देखो, संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते अभी हमने पढ़ा है कि वो आर्टिकल 112 के तहत क्या है, भारत की संचित निधि पर भारित है। लेकिन क्या हमने देखा है कहीं कि भारत के उपराष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते होते हैं वो यहाँ पर संचित निधि से निकाले जाते हैं? नहीं। तो उपराष्ट्रपति के नहीं निकाले जाते, वो होते हैं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के। अगर उपराष्ट्रपति का पूछा जाए तो हम यहाँ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा रहेगा बी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? देखो, कौन सा व्यय है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते वो संचित निधि से निकाले जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी हमने देखा है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो है संचित निधि से नहीं लिए जाते, ठीक है। फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्ते, तो ये भी किससे लिए जाते हैं? भारत के संचित निधि से। तो आंसर इसमें हमारा रहेगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 68 कि राष्ट्र निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आकस्मिकता निधि की बात हो रही है, तो कौन सा अनुच्छेद है? वो हमारा है अनुच्छेद 267(1). कौन सा है? अनुच्छेद 267(1) के अनुसार, ठीक है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? वो आकस्मिकता निधि का जो है वर्णन किया गया है, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो आंसर हमारा रहेगा सी। फिर आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो कैसे व्यय कर सकते हैं? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, या संसदीय स्वीकृति से पूर्व। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या है, संसदीय स्वीकृति से पहले भी क्या कर सकते हैं, उसमें से जो है व्यय कर सकते हैं। किससे? आकस्मिकता निधि से। क्योंकि इमरजेंसी फंड होता है ना, तो इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में अब कोई विधेयक लाएंगे, वहां प्रस्ताव पारित करेंगे, तो उसमें मतलब क्या टाइम लग जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि इमरजेंसी फंड से जो राष्ट्रपति हैं वो पहले भी मतलब संसद की अनुमति से पहले भी क्या कर सकते हैं, वो पैसा निकाल सकते हैं। फिर संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायित्व है। कि जो राजस्व विभाग है वो संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर भारत की संसद के प्राधिकरण अथॉराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद की परमिशन जो है हमें चाहिए ही चाहिए। अगर संसद के बिना परमिशन के अगर निकाला जा सकता है तो इमरजेंसी फंड से निकाला जा सकता है, और वो हमारे राष्ट्रपति निकालेंगे। तो ये हमारा है, ये बिल्कुल सही है, यानी आंसर हमारा रहेगा 2, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं कि लोक लेखा से की जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भारत की संसद की प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। ये भी गलत है, ठीक है। संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती लोक लेखा से किए जाने वाले संवितरणों के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा केवल 2।
नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। संघीय बजट की तैयारी और उसे पेश करने के लिए संसद में उत्तरदायी कौन है? तो वो है आर्थिक कार्य विभाग। क्या? आर्थिक कार्य विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितने अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती हैं? तो कितने अनुदान की मांगे पेश की जाती है संसद में? तो वो हमारी इनमें से तो कोई नहीं आएगा और की जाती हैं तो 102 पेश की जाती है। कितनी पेश की जाती हैं? 102। देखो वैसे हर साल ना अलग अलग की जाती है। ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। देखो अब जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है ये नीचे देखिए। वार्षिक बजट 2022 और 23 में कुल 102 अनुदान की मांगे प्रस्तुत की गई थी, जबकि वार्षिक बजट 2021 और 22 में इनकी संख्या 1 थी। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग होता है, जिस ईयर में आप एग्जाम दोगे आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 110 में किया गया है ना। किसमें किया गया है? आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में। ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 109 में क्या कहा गया? 109 में कहा गया कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 111 में विधेयकों पर अनुमति से संबंधित चर्चा की गई है। देखो 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बातें हुई है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और 111 में विधेयकों पर अनुमति की चर्चा की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो 110 में है। कौन से अनुच्छेद में? 110 में, अभी हमने देखा। फिर एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाएगा यदि इससे संबंधित प्रावधान शामिल है। किससे? एक विधेयक को धन विधेयक कब माना जाएगा? अगर वो आर्टिकल 110 में जो बातें कही गई हैं उनको क्या करता है? पालन करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? धन विधेयक। क्योंकि 110 में क्या है? 110 में वित्त विधेयक सॉरी धन विधेयक की जो परिभाषा दी हुई है उस परिभाषा को अगर वो फॉलो करता है तो क्या वो वित्त विधेयक माना जाएगा। ठीक है। तो आंसर हमारा रहेगा भारत सरकार के उधार लेने का नियमन। ये कह रहे हैं कि जो 110 है, जो परिभाषा दी गई है ना वित्त विधेयक की, तो उसमें क्या क्या शामिल है कि भारत सरकार के उधार लेने का नियमन और भारत के समेकित निधि की निगरानी या किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा, तो ये तीनों को इसमें शामिल किया गया है आर्टिकल 110 में। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था हमारा 75 और ये हमारा 76। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो क्या क्या सम्मिलित है धन विधेयक की परिभाषा में? तो इसमें है टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन। दूसरा ऑप्शन है कि ये जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। फिर है धन की उधारी का विनियमन करना, तो ये भी जो है हमारे धन विधेयक की परिभाषा में क्या है? उल्लेखित है। फिर है भारत के संचित निधि के धन को विनियोग करना, तो ये भी हमारी क्या है? जो धन विधेयक की परिभाषा है उसमें उल्लेखित है। फिर है भारत के संचित निधि से खर्च का विवरण देना, ये भी सही है। तो आंसर हमारा रहेगा ई यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, या हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित कौन सा नहीं किया गया है? परिभाषा में कौन सा शामिल नहीं है? कर से संबंधित उपबंध अभी हमने पढ़ा है, इसमें शामिल है। फिर उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध, तो ये भी क्या है? धन विधेयक में शामिल है। फिर बात करते हैं अगर हम संचित निधि आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, तो ये भी जो है धन विधेयक में आता है। तो धन विधेयक में क्या नहीं आता है? जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित कोई भी उपबंध जो है आर्टिकल 110 में नहीं किया गया है। ठीक है। आंसर हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता। धन विधेयक वित्त विधेयक होता है लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, ये बात गलत है ना। थर्ड हमारा है कि वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि वित्त विधेयक को लोकसभा में ही लाया जाता है। फिर वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो
वित्त विधेयक होता है ना, उस पे पूरा अनुमति ले ली जाती है हमारे राष्ट्रपति की। फिर है कि राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। इसके बाद वो अनुमति देती है तो भी ठीक, नहीं दे तो भी ठीक। तो वित्त विधेयक है जो पारित हो ही जाता है, क्योंकि लोकसभा ने उसे पारित कर दिया है। तो इस पर जो है राज्यसभा का कोई भी मतलब उसको संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है, ये सही है। इसमें गलत अब तक हमने देखा टू, ठीक है। फिर राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। इनकार नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि विधेयक लाने से पहले ही उनकी पूर्व अनुमति इस पर ले ली गई थी। फिर राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकती है। फिर गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, कभी भी वित्त विधेयक से संबंधित विधेयक पर वित्त विधेयक पर या फिर संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो हमने गलत क्या देखा इसमें? हमने देखा टू, सेवंथ और एट्थ। कौन सा? टू, सेवंथ और एट्थ, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या सही नहीं था, तो यही सही नहीं था। फिर हम चलते हैं 79 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, गलत ही पूछा है। तो हम देखते हैं कि धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यही गलत है, क्योंकि किसी भी सदन में नहीं किया जा सकता, इसको केवल लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। तो एक को ही देखना था, हमें गलत मिल गया है, बाकी देखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद? तो जो इसका निर्णय है वो कौन करते हैं? वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, तथा उनका ही जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है वित्त विधेयक पर। अनुच्छेद 110(4) के अनुसार जब धन विधेयक राज्यसभा को प्रेषित किया जाता है और जब उसे अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में हस्ताक्षरित शीट प्रतिष्ठांकन पर प्रमाणित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो अभी हमने देखा कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर। फिर बात आती है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो हम पहले ही देख चुके हैं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा है, ठीक है। सही है, देखना है। वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है, क्योंकि प्रस्तुत ही लोकसभा में किया जाता है। फिर ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये हमारा जो कथन है ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा रहेगा डी। फिर हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा जो धन विधेयक होता है सदन में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में, विधानसभा में या लोकसभा में। तो अभी अभी हमने देखा है, देखते ही आ रहे हैं कि धन विधेयक को किसी भी स्थिति में केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 85 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, गलत है ये। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी गलत है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। आंसर हमारा रहेगा डी। 86 क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जाता है तो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, आंसर हमारा रहेगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है वो हमें बताना है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन संपत्ति के मामले में तो ये तो सही है, हमें देखना है कि गलत कौन सा है। तो ये सही है। फिर है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो ये गलत है। धन विधेयक की शुरुआत कहाँ से होती है? तो लोकसभा से होती है, ठीक है। तो आंसर हमारा रहेगा बी, क्योंकि गलत को देखना था और गलत हमें मिल गया है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कौन सा कथन है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। जो धन विधेयक राज्यसभा में होता है, बिल्कुल नहीं, ये कहाँ होता है? ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है। तो कथन सही की बात हो रही है, तो बी हमारा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
89 हमारा क्वेश्चन है, धन विधेयक कहाँ पर पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो कहाँ पर किया जा सकता है? ये केवल लोकसभा में, ठीक है। आंसर हमारा रहेगा ए। 90 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। देखो आप ये देखो कि इस एक क्वेश्चन को मेरे ख्याल से आज हमने 50 क्वेश्चन करने हैं, 50 में भी हमने 10 से 12 बार इसको रिपीट होते हुए देख लिया है। तो कहाँ पर इसको जब पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। फिर लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाए यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो ये कितने दिन की बात होती है? 14 दिन होगी, ठीक है। राज्यसभा द्वारा अगर 14 दिनों तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो क्या 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 मान लिया जाता है? राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। 92 हमारा है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकते हैं। कितने दिन तक? सिर्फ 14 दिन तक रोक सकते हैं, उससे ज्यादा उनको कोई भी जो है अधिकार नहीं मिला है। फिर लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकती है? तो 14 दिनों तक। देखो भाई, यही क्वेश्चन है बस इस टॉपिक में। तो इस क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट किया गया हर एक साल में, ठीक है। 94th है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर लोकसभा को वापस किया जाता है? तो 14 दिनों के अंदर। फिर निम्नलिखित क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? ऑप्शन 1 दिया गया है, यह राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, तो राष्ट्रपति को कभी नहीं भेजा जाता। फिर लोकसभा की पहले अनुमति ले ली जाती है ना राष्ट्रपति की। तो फिर एक लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करनी होगा, ऐसा भी नहीं है। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, कभी नहीं बुलाया जाता धन विधेयक को लेकर। फिर है कि यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है, कोई अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई उप विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उससे केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है या संसद के किसी भी स्तर में प्रारंभ किया जा सकता है। एक चीज देखो, आपको ध्यान रखना, इन्होंने कहा है कि 110 में जो विषय दिए गए हैं ना, उनमें से कोई भी विषय अगर इस विधेयक में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, और धन विधेयक की परिभाषा दी गई है तो ये कह रहे हैं कि धन विधेयक से संबंधित कोई भी विषय अगर विधेयक में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो कोई साधारण विधेयक है, और साधारण विधेयक है तो इसको हम सदन के किसी भी पटल पर रख सकते हैं। तो आंसर हमारा रहेगा बी, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो भारत के संविधान में क्या उल्लेखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर विनियोग विधेयक। देखो वार्षिक वित्तीय विवरण यही हमारे संविधान में क्या है? उल्लेखित है, ठीक है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, लेकिन उल्लेख नहीं है तो क्या नहीं है? बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है हमारे संविधान में, ठीक है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम बजट कहते हैं, वही हमारे संविधान में इसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। 98 हमारा क्वेश्चन है कि बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, हमें बताना है, ठीक है। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है, क्या ये सही है? इन्होंने पूछा कि गलत क्या है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। फिर संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, तो बिल्कुल समेकित निधि यानी कि संचित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की घटाने की जो है शक्ति है, वो ये कह रहे हैं कि संसद के पास है, लेकिन वो संसद के पास नहीं है। फिर अच्छा गलत पूछा था, तो गलत हमारे यही है, आंसर हमारा रहेगा बी, ठीक है। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? संसदीय नियंत्रण रखने के क्या काम आती हैं? संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित नीति से मुद्रा निकाल पाना, तो ये नहीं होता इसके। एक संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, तो ये तो होता है, ठीक है। संसद को संसदीय नियंत्रण रखने में काम आती है। फिर विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, तो ये भी बिल्कुल सही है कि किसी को अगर संचित निधि से क्या है पैसा निकालना है,
तो संसद के सामने क्या करेगी, विनियोजन विधेयक को पारित करेगी और उसके बाद अगर उसको अनुमति मिल जाती है संसद की, तो फिर वो संचित निधि से क्या है, मुद्रा निकाल पाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर अनुपूरक अनुदान तथा लेखा अनुदानों का प्रावधान, ये भी सही है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो ये गलत है हमारा। फिर संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, तो किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है, ठीक है। तो आंसर हमारा रहेगा 1, 2, 3 और 5 यानी कि ए। अब हम चलते हैं 100th क्वेश्चन पे। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो गैर सरकारी विधेयक क्या होता है, वो होता है जो ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर रखा जाए जो मंत्री नहीं होते, जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रखा जाए, ठीक है। तो गैर सरकारी विधेयक क्या होगा, जो किसी गैर मंत्री द्वारा संसद के पटल पर रखा जाए, ठीक है। और सरकारी क्या होगा, जो मंत्री द्वारा संसद के पटल पर रखा जाए। फिर हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है, तो ये गलत है। आंसर हमारा रहेगा न तो एक और नहीं दो। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, और इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा अपनी रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।